हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर तान्या दीक्षित। और आज हम एंजाइटी डिसऑर्डर को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। एंजाइटी को अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन है। कई बार एंजाइटी की वजह से डिस्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, लेकिन हमेशा उस कंडीशन में भी हम ये नहीं कह सकते कि ये एक मेडिकल कंडीशन है या इसमें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हम सबकी लाइफ में ट्रिगर्स आते रहते हैं। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन में स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं या कभी समटाइम्स हम एंजाइटी एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि नॉर्मली हम सब किसी ना किसी कंडीशन में थोड़ा बहुत एंजाइटी फील करते हैं। कभी एंशियस हो जाते हैं, कभी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, और ये हम ह्यूमन बींग्स हैं, इसीलिए हम इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, राइट। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उस कंडीशन में हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट की ज़रूरत कब है और किस तरीके से हम एंजाइटी डिसऑर्डर को सही तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं चीज़ कहूँगी कि कई बार हम देखते हैं कि हमारी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई है, या हमारा जो सेंसिटिविटी का लेवल है वो इंक्रीज हो गया है, स्वेटिंग होने लग गई है। तो ये सारे एंजाइटी के ही सिम्टम्स हैं। तो अगर हम मेजर लेवल पर देख रहे हैं कि ये जो एंजाइटी जिसे हम नॉर्मल और हेल्दी इमोशन कह रहे हैं, यही जब डिसप्रपोर्शनेट लेवल पर बढ़ने लगता है, यानी कि एक इम्बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये एंजाइटी अब ट्रीटमेंट के लिए बंदे को जाना चाहिए। ये एंजाइटी जो है वो अब अपने एक लेवल से बहुत ऊपर जा चुकी है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचने की और समझने की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो डीएसएम ने एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है। डीएसएम मीन्स डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। तो उस पर इन्होंने एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया है, कुछ सिम्टम्स हैं, और उनके बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है कि एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या हैं, किस तरीके से उसको हम डायग्नोज कर सकते हैं। समटाइम हम ये देखते हैं कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर है उसे पैनिक डिसऑर्डर के साथ में मिस डायग्नोज कर लिया जाता है, या यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन की स्टेट क्रिएट हो जाती है कि आखिर ये एंजाइटी डिसऑर्डर है या ये पैनिक डिसऑर्डर है। वहाँ पे हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है आइडेंटिफाई करने में। तो अब क्या करें, इसके लिए कुछ मेजर सिम्टम्स हैं जिनको हम देखें। हाँ, कुछ सिम्टम्स सिमिलर भी होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अगर डिफ्रेंशिएट करें तो हमें लगता है कि हम ये बहुत आसानी से कर पाएंगे। बस थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अनकंट्रोलेबल फीलिंग ऑफ वरी, या इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होना, या कंसंट्रेशन में कमी आ जाना, या स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, मसल्स में टेंशन होना, रेस्टलेसनेस होना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, या हम कहें कि क्रॉनिक हेडेक होना। तो ये सारी ही चीज़ों की अगर हम बात करें तो ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में देखी जाती हैं। ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो इस तरीके के पेशेंट्स में होते हैं। तो इसके साथ साथ हमें DSM-5 के क्राइटेरिया को इग्नोर नहीं करना है, हमें उसको भी लेकर चलना है। देन हम बात करें अगर पैनिक डिसऑर्डर की, तो उसमें क्या होता है, उसमें हो सकता है कि जो पर्सन है उसे कंफ्यूजन की स्टेट में हो, वो डिसाइड ना कर पा रहा हो कि उसे करना क्या है, कि उसको कुछ समझ ना आ रहा हो उस कंडीशन में कि क्या सही है क्या गलत है, उसे उसका दिमाग नहीं चल रहा, तो कंफ्यूजन की स्टेट में है। मे बी डिजीनेस फील हो सकती है, नोजिया की सिचुएशन हो सकती है। नोजिया मीन्स कि कई बार लगना कि जैसे वॉमिटिंग आ रही है, या हम इस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाएंगे, घबराहट सी होना, और इतनी घबराहट बढ़ जाना कि नॉर्मली इंसान को लगे कि हम इससे कोप अप नहीं कर पा रहे। तो हम कह सकते हैं कि वो पैनिक डिसऑर्डर की कंडीशन है। देन ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, यानी कि सांस लेने में कई बार दिक्कत होना, ये भी एक पैनिक डिसऑर्डर के ही सिम्टम में आता है। तो अब हम जबकि देख रहे हैं कि मेजर सिम्टम्स जो GAD के हैं वो कुछ अलग है, पैनिक डिसऑर्डर के कुछ अलग सिम्टम्स हैं, तो इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, राइट। इसके अलावा हम बात करें तो सोशल एंग्जाइटी होती है। सोशल एंग्जाइटी में कंडीशन में हम ये देखते हैं कि पर्सन की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ना वो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वो हर कंडीशन में बोल लेता है, बहुत मुखर होता है, बहुत अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्रेस करना जानता है, लेकिन कुछ सर्टेन सिचुएशंस में जा कर के या किसी पर्टिकुलर पर्सन के सामने उनकी जो बात करने की एबिलिटी है, अपनी बात को रखने की एबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाती है। वो अपनी बातें कह नहीं पाते,
बोल नहीं पाते, जैसे म्यूटिज्म कहते हैं ना, सेलेक्टिव म्यूटिज्म, सोशल एंजाइटी, एंजाइटी हो रही है क्योंकि वो क्लोज नहीं होना चाहते किसी के, उनके अंदर ये डर है कि अगर हम किसी के साथ किसी से बहुत क्लोज होंगे या हम अपनी बातें शेयर करेंगे तो शायद हमारा ट्रस्ट टूटेगा, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ये लगता है कि जो रिजेक्शन का फियर होता है ना, कि हमें लोग रिजेक्ट करेंगे। तो इस तरीके की सिचुएशंस, इस तरीके की बातें उनके मन में आती रहती है रिपीटेडली, और कहीं ना कहीं वो इसीलिए सोशल एंजाइटी को फील करते हैं। तो ये हो गए सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम। सेलेक्टिव म्यूटिज्म की मैंने बात की, ऐसे कुछ सिचुएशंस में जाकर के कई बार कम्युनिकेशन स्किल्स इंसान की वीक पड़ जाती है और वो बोल नहीं पाता, वो चाह के भी नहीं बोल पाता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर है, उस इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर नहीं होती है, लेकिन वो इंसान कुछ सर्टेन सिचुएशन या किसी पर्टिकुलर पर्सन के सामने बोलने में झिझकता है। तो इसे हम सेलेक्टिव म्यूटिज्म कह सकते हैं, और वो भी बहुत एंग्जाइटी फील करता है। तो यहाँ पे हमने जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बात की, हमने पैनिक डिसऑर्डर की बात की, हमने सेलेक्टिव म्यूटिज्म की बात की, और हमने सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की बात की। इसके अलावा हम बात करें तो GAD-7 एक मेजर करने के लिए एक डायग्नोस्टिक टूल बनाया गया है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि एक पर्सन के एंग्जाइटी का लेवल क्या है और किस तरीके की एंग्जाइटी को वो फेस कर रहा है। तो ये एक डायग्नोस्टिक टूल है जो बहुत हेल्पफुल होता है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि इन सारी चीज़ों के बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए। देखो, बॉडी में एड्रेनलिन जो है वो सिक्रीट होने लग जाता है कई बार, तो स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं हम इसको। तो बॉडी में भी कुछ केमिकल चेंजेस भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है, बॉडी जो है वो हम एक अलार्म सेट करती है, और जब भी कुछ ऐसी डेंजरस सिचुएशन हमारे सामने आती है तो फिर बॉडी में कुछ बॉडीली लेवल पर, कुछ फिजिकल लेवल पर कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं। तो जब यही मैं समझाना चाहती हूँ कि जब भी ये एंजाइटी एक नॉर्मल हेल्दी रिएक्शन है तब तक है जब तक ये बढ़ता नहीं है, ये एक बैलेंस की सिचुएशन में नॉर्मल है। लेकिन कई बार वही सिचुएशन जो हमें लगती है कि नॉर्मल है, लेकिन कई बार उसके देखने के नज़रिए में इंसान को ये लगने लग जाता है कि अगर वो कम टेंशन की सिचुएशन है तो वो उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके देखने लग जाए, उसको लगे कि ये तो ऐसी एंजाइटी की सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसे शायद हम कोप अप नहीं कर पाएंगे, हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये बात बनती है कि बहुत केयरफुली इसको डायग्नोज किया जाए। लास्ट में फिर से एक बात मेंशन करूँ कि DSM-5 में जो भी स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया, जो भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया गया है हम उसे फॉलो करें। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सारी बातों का ध्यान रख के अगर हम डायग्नोसिस करते हैं तो काफ़ी हद तक हमें कह सकते हैं कि मिस डायग्नोज करने की, या पैनिक डिसऑर्डर के साथ में, या सब्सटेंस अब्यूज के केसेस हैं, या डिप्रेशन के केसेस के साथ में हम इसको मिस डायग्नोज करेंगे, इसके चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें इसका ध्यान रखना है और बहुत ही केयरफुली हमें इस डिसऑर्डर को डायग्नोज करना है। तो आई होप कि आज के वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी, और इन फ्यूचर आगे भी मैं आपके साथ में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।